हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ फॉर प्रोनोजीरो के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का है, जो कि आरपीएफ और जो है आरआरबी जो आरपीएफ एसआई जो लगा हुआ पेपर है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का जीएस का पार्ट हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण काल, ये नहीं होता है। पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, ये जो है पाषाण युग के 3 प्रमुख काल हैं और ये ताम्र पाषाण काल ये नहीं है। ये दोस्तों जो है जो काल को 3 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ताम्र पाषाण युग जो दोस्तों है नव पाषाण के युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा था। लगभग 5000 ईस्वी पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी के द्वारा पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। दोस्तों जो आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो को जो शाब्दिक अर्थ है ये मृतकों का टीला है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल जो स्नानागार है, यह 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे के नृत्य करती जो नारी की मूर्ति है, योगी की मूर्ति और मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव यानी की मूर्ति इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो कौन सा जो वेद है जिसमें संगीत का जो है संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सामवेद। सामवेद जो संबंधित है वो संगीत से संबंधित है। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट फैक्ट में देख लेते हैं, सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। साम का जो अर्थ गान से है। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75 ही सामवेद हैं और शेष ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, खालिस्तान द्वारा लिखी गई है, यानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है। किताब उल हिंद जो किताब है ये अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है। इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट में देख लेते हैं दोस्तों, यह अरबी भाषा में लिखी गई है जो पुस्तक है। यह पुस्तक 11वीं शताब्दी की भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अल-बरूनी प्रथम मुस्लिम था जिसने संस्कृत सीखा तथा गीता एवं पुराणों का अध्ययन किया। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो जो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। करेक्ट जो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इम्पॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों समझ लेते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट में जो है ये दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर जो है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर हम्पी में स्थित है। ये इसलिए दोस्तों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसे पापापंथी नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी लोक महादेवी ने विक्रमादित्य की कांचीपुरम के पल्लव राजा पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में कराया था।
यह द्रविड़ शैली को दर्शाता है। यह मंदिर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इसलिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये धरोहर में शामिल किया गया, विश्व धरोहर यूनेस्को में शामिल किया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, बैरम खां। 6 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बैरम खां को खान ए खाना के नाम से भी जानते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट में देख लेते हैं। बैरम खां को जो 6 है इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये अकबर के बाल्यावस्था में संरक्षक थे। 1561 ईस्वी में इन्हें हज के लिए भेज दिया गया, जहां रास्ते में पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां ने इनकी हत्या कर दी। रहीम इनके पुत्र थे, जिन्हें अकबर ने खान ए खाना की उपाधि से विभूषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अकबर था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो भारत का शासक था अकबर था। इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। ईस्ट इंडिया जो नामक कंपनी बनाई गई थी, इसकी स्थापना 1599 में इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल के द्वारा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से भी की गई थी, जो दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भारत के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। उस समय भारत का जो मुगल सम्राट था अकबर था, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। यह मुगल काल का सबसे महान शासक था। कौन? तो ये अकबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, मई 1857 में खालिस्तान के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अवध। अवध से दोस्तों ये 1857 की जो क्रांति हुई थी, यहाँ से बेगम हजरत महल ने लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो अवध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट में देख लेते हैं दोस्तों। जो 1857 का विद्रोह के जो प्रमुख स्थल हैं और उनके जो नेतृत्वकर्ता थे, जैसे कि दिल्ली से जो थे वो बहादुर शाह जफ़र थे, और लखनऊ अवध से तो ये बेगम हजरत महल ही थी, और जो कानपुर से नाना साहब थे, और झांसी की रानी जो हैं ये झांसी से थी। इलाहाबाद से जो थे वो लियाकत अली खां थे। ये 1857 जो विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मैडम कामा। मैडम कामा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9th का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, श्रीमती जो भिकाजी रुस्तम कामा, जो मैडम कामा भी इन्हें बोलते हैं, भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी, जिन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में प्रचार किया। वे जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 को द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराने के लिए विख्यात हुई। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में जो काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 वर्ष, यानी 14 ईयर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों जो भारतीय जो संविधान है अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से काम संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में
काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु 14 वर्ष है। हालांकि इस या किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा गैर जोखिम युक्त कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 से जो 5 से और खालिस्तान से संबंधित है, तो 5 से 11 तक संबंधित है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरिकता है। 5 से अनुच्छेद जो 5 से 11 तक है वो नागरिकता से संबंधित है दोस्तों। जो भाग 1 है 1 से 4 तक संघ एवं उसके जो राज्य क्षेत्र है इससे संबंधित है। भाग 2 में 5 से 11 तक है, ये नागरिकता से संबंधित है। और भाग 3 जो है 12 से 35 तक ये मूल अधिकार से संबंधित है। भाग 4 36 से 51 तक है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व से संबंधित है। भाग 4 का में 51 का यानी मूल कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों जो बजट है ये अनुच्छेद 112 में है, इसका वर्णन किया गया है। इसे दोस्तों अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से भी इसे जानते हैं, अर्थात बजट से संबंधित है। ध्यातव्य है कि बजट प्रतिवर्ष फरवरी माह में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो बजट प्रस्तुत किया जाता है ये केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और इसको जो दोस्तों बजट को जो है वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्यसभा को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। तो जो दोस्तों राज्यसभा को उच्च सदन भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च सदन। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसे कभी भी सीनेट 2 भी कहा जाता है। इसे कभी कभी जो है सीनेट 2 भी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंधित है वो कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अनुच्छेद 78। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, द्विसदनीय विधानसभा का जो मतलब क्या है? तो जो द्विसदनीय विधानसभा का मतलब है वो दोस्तों ऑप्शन सी, जो विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों, द्विसदनीय विधानसभा का तात्पर्य है विधानसभा और विधान परिषद, जबकि विधानसभा निम्न सदन तथा विधान परिषद उच्च सदन है। अतः विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, संसद और प्रत्येक राज्य में विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग का जो स्वायत्त है जो संवैधानिक निकाय है, इसकी स्थापना अनुच्छेद 324 के तहत 25 जनवरी 1950 को की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत चुनाव आयोग और उसके सदस्यों की शक्तियों, कार्यकाल, पात्रता आदि का उल्लेख किया गया
है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। जो अनुच्छेद 360 है दोस्तों, ये जो है भारतीय संविधान में जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा सर्पिलाकार तारापुंज है जिसे M31 के रूप में भी जाना जाता है तथा इसमें लगभग 1 ट्रिलियन तारे विद्यमान हैं। 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित यह आकाशगंगा पृथ्वी से इतनी करीब है कि शरद ऋतु के दौरान यह आकाश में एक सिगार के धुएं के आकार के रूप में दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो जो पृथ्वी का आकार है दोस्तों, ये जो है चपटा का गोल है। चपटा गोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का आकार चपटा गोल है, अर्थात पृथ्वी की जो आकृति है इसे अंडाकार भी बोल सकते हैं, जो भौगोलिक अक्ष पर चिपटी हुई है और भूमध्य रेखा के आसपास उभरी हुई प्रतीत होती है। इसका जो विषुवतीय व्यास दोस्तों बहुत पूछा जाता है, तो इसका जो विषुवतीय व्यास है वो 12,755.6 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलुआ पत्थर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है। प्रकृति के जो कारक द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद में काल में रासायनिक क्रिया द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं, अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। जैसे कि चूना हो गया, पत्थर, बलुआ पत्थर, सेलखरी नामक और चट्टान आदि। खनिज तेल भी अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। उत्पत्ति के जो आधार पर चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। पहली जो है आग्नेय चट्टान है और दूसरी अवसादी चट्टान है और जो कांतरिक चट्टान तीसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन का। वायुमंडल में तड़ित द्वारा नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण हो जाता है। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। वर्षा ऋतु या अन्य सामान्य दिनों में विद्युत विसर्जन की क्रिया होने पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ संयोग करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा जल में घुलकर नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 बोलते हैं तथा नाइट्रस अम्ल HNO2 में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। 20 नंबर 22 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? तो कौन सा मरुस्थल इनमें से भारत में स्थित नहीं है? तो ये जो है सिंधु घाटी का मरुस्थल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी का जो मरुस्थल है ये भारत में स्थित नहीं है। ये दोस्तों पाकिस्तान के जो पंजाब में स्थित है, यह थार रेगिस्तान से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? तो ये बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश भारत का जो पूर्वी सीमावर्ती पड़ोसी देश है, जो 3 ओर से भारत है तथा
दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से घिरा है। भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी भू सीमा यानी जो है 4096 किलोमीटर साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। महेंद्रगिरी जो की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो जो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं ये जो है ओडिशा में स्थित हैं। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में गजपति जिले में स्थित हैं जो उत्तरी सरकार तट का हिस्सा है। इन पहाड़ियों का सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी चोटी की ऊंचाई 1510 मीटर है जो राज्य की दूसरी पहली देवमाली सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दिफू। पहाड़ियों एवं जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है दोस्तों। और जो दिफू दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में जो है भारत, चीन तथा म्यांमार की सीमाओं के पास स्थित है जो त्रिसंधि का निर्माण करता है। यह भारत एवं म्यांमार के बीच एक परंपरागत मार्ग है जो व्यापार एवं परिवहन के लिए वर्ष भर खुला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें दोस्तों कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो ये इंद्रावती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रावती नदी जो मध्य भारत में बहने वाली गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदियों में जैसे यमुना है, चंबल है, गोमती है, घाघरा है, बेतवा है और रामगंगा है, गंडक है, कोसी है। ये नदियां जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। बाकी जो इंद्रावती है ये गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। लू एक प्रकार की है। तो जो लू है ये क्या है? चक्रवात है, शीतलहर है, उष्म लहर है, ये सुनामी है। तो ये दोस्तों एक जो है उष्म लहर है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो लू है ये उष्म लहर यानी गर्म हवा है। लू जो है उत्तर भारत में जो गर्मियों में उत्तर पूर्वी तथा पश्चिमी से पूर्व दिशा में चलने वाली प्रचंड ऊष्मा को जो है ये लू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 28। इनमें से क्या किसी फर्म के लिए परिवर्तनीय लागत नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा संपत्ति कर। संपत्ति कर दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो परिवर्तनशील लागतें वह अंश होता है जो उत्पादन के बढ़ जाने से बढ़ता है और घट जाने से घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 29 क्वेश्चन है संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना से अभिप्रेत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच सहयोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों जो है संयुक्त क्षेत्र से तात्पर्य जो सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व से है। यह निर्देशनात्मक नियोजन प्रणाली पर आधारित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्न में से कौन बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे? तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे ये दोस्तों महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 में बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय द्वारा बड़ौदा गुजरात में की गई। भारत सरकार द्वारा भारत के अन्य 13 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के साथ इसका 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति द्वारा तैयार करता है?
जो राजकोषीय नीति तैयार करता है वो जो दोस्तों वित्त मंत्रालय हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है। राजकोषीय नीति वह नीति है जिसके अंतर्गत सरकार अपने व्यय एवं आगम के कार्यक्रमों का उपयोग राष्ट्रीय आय उत्पादन तथा रोजगार पर वांछित प्रभाव डालने तथा अवांछित प्रभावों को रोकने में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है यूएनडीपी का उद्देश्य क्या है। तो जो यूएनडीपी का उद्देश्य है दोस्तों ये आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसे यूएनडीपी भी बोलते हैं, यह एक संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है जिसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को की गई थी। इसका जो कार्यक्रम का उद्देश्य था दोस्तों गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक प्रकाशन को प्रोत्साहित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है सूरजकुंड मेला जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है खालिस्तान में आयोजित किया जाता है। तो कहाँ पर किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, हरियाणा में किया जाता है। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है। तो हरियाणा में जो है लगता है। सूरजकुंड मेला भारत के हरियाणा राज्य में आयोजित एक वार्षिक शिल्प मेला है। इसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के रूप में भी जाना जाता है। यह फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड में मनाया जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ा शिल्प मेला है। 15 दिनों तक चलने वाला यह मेला लोगों को ग्रामीण संस्कृति का परिचय देता है। इसका प्रारंभिक वर्ष 1987 में किया गया था। यानी इसका जो प्रारंभ है स्टार्ट कब से किया गया था। 1987 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप से मुगल परंपरा से प्रभावित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कथक। कथक जो है उत्तर भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक शैली का जन्म ब्राह्मण पुजारियों द्वारा हुआ जो कि कथिक कहे जाते थे। उत्तर भारत में मुगलों के आने पर इस नृत्य को शाही दरबार में ले जाया गया और इसका विकास एक परिष्कृत कला के रूप में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है। तो जो मलाला जी हैं ये वी आर डिस्प्लेस्ड जो पुस्तक है ये लड़कियों पर लिखी है, शरणार्थी लड़कियों पर। वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक का लेखन पाकिस्तानी सामाजिक कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्वशी के लिए सम्मानित किया गया था। उर्वशी रचना के लिए वर्ष 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं जैसे रश्मि रथी, परशुराम की परीक्षा, संस्कृत के 4 अध्याय, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, सीपी और शंख, हारे को हरिनाम इत्यादि इनकी जो है प्रमुख जो है रचनाएं हैं। यानी इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसमें मिला तो उर्वशी में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना खालिस्तान को हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 28 जून 1919 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। यह श्रम मानव निर्धारित करने, नीतियों को विकसित करने एवं सभी महिलाओं तथा पुरुषों के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने हेतु 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है। 28 जून 1919 को
वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक समृद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई। 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबंधित पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसका दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना है, इसका जो मतलब संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? जो पहली बार भाग लिया था वो 1920 में लिया था। 1900 के पेरिस ओलंपिक में प्रथम आंग्ल भारतीय नॉर्मन प्रीचर्ड ने भाग लिया, परंतु सर्वप्रथम जो संगठनिक रूप से 1920 के एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में भारतीय टीम प्रतिभाग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। जो 39 नंबर क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जो डूरंड कप है दोस्तों, ये फुटबॉल से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस टूर्नामेंट का नाम जो है, इसके संस्थापक जो हैं मार्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया है, जो कि 1884 से 1894 तक भारत के विदेश सचिव थे। एशिया के सबसे पुराने इस टूर्नामेंट को अगले 5 साल तक 2025 तक कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में किस वर्ष जो है मान्यता मिली? तो किस वर्ष जो मान्यता मिली थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1988 में टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में मान्यता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 यानी 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। साहित्य में जो भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? जो साहित्य में भारत में एकमात्र जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, इनमें से वो कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में भारत के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इनकी जो काव्य रचना है गीतांजलि के लिए इन्हें सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ देवी खालिस्तान की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। तो कौन सी देवी की जो है कांस्य प्रतिमा दी जाती है? तो ये सरस्वती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषाओं में से किसी भाषा के लेखन करने वाले साहित्यकार को साहित्य के क्षेत्र में योगदान हेतु किसी एक के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। पुरस्कार की जो राशि है वो 11 लाख रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। जो क्वेश्चन नंबर 43 है, उद्योग में शक्ति की इकाई है। जो उद्योग में शक्ति की इकाई है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्वशक्ति। अश्वशक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भौतिकी की जो शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। जैसे दोस्तों इसका जो बहुत फार्मूला पूछा जाता है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। इसका ये फार्मूला बहुत ही पूछा जाने वाला है, तो इसको आप लोग बढ़िया नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। कार्य करने वाली जो वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है,
जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका खाली स्थान बदल जाता है। तो प्रत्येक बिंदु में क्या बदलता है, तो ये वेग बदल जाता है। वेग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कोई जो है वस्तु जो वृत्तीय पथ पर घूर्णन करती है ना, तो प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग बदल जाता है, क्योंकि वेग की दिशा बदलती रहती है, परंतु जो वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा ही उस बिंदु पर वस्तु के वेग की दिशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अम्लीकृत जल का वैद्युत अवघटन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रासायनिक परिवर्तन अम्लीकृत जल का वैद्युत अवघटन नहीं है, जबकि जो ईंधन का जो दहन, ऑक्सीकरण, लौह में जंग लगना, प्लेटिनम तार का जलना, सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। तीसरी कक्षा को खाली स्थान सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एम के रूप में निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो एडाफोलॉजी है, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन इसमें किया जाता है। एंड्रोलॉजी में पुरुषों में बांझपन या यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोबायोलॉजी में कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन किया जाता है। डेस्मोलॉजी में एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक लंबा वृक्ष अपने अवशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुराने जाइलम यानी हार्टवुड में जो है संग्रहित कर सकता है। एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को पुराने जाइलम यानी हार्टवुड में संग्रहित कर सकता है। जाइलम एक संवहनी ऊतक है जो पानी और विघटित खनिजों को जड़ से अवशोषित कर शेष पौधे तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। खाली स्थान उत्परिवर्तन आनुवांशिक नहीं होता है, इसे म्यूटेशन भी बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दाहिक। दाहिक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो डीएनए अणुओं के स्तर पर उत्परिवर्तन यानी विलोपन, प्रतिलिपिकरण और जो प्रविष्ट के कारण आनुवांशिक होता है या जबकि दाहिक उत्परिवर्तन आनुवांशिक नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 50 जो है क्वेश्चन जो है सेट 1 के यानी जो यूथ कंपटीशन टाइम्स यानी यूथ की जो है बहुत अच्छी प्रैक्टिस बुक मानी जाती है, इसके हम लोगों ने जीएस का पार्ट कर लिया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे जो है हमारा जो है मोटिवेशन बढ़ता है, और वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, जिससे जो है हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे सेट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।